हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन स्टेटमेंट के बैलेंस शीट स्टेटमेंट और पीएल स्टेटमेंट को पढ़ा। ठीक है। और पीछे जो भी हम लोगों के क्वेश्चन बुक में न्यूमेरिकल थे सारे हम लोगों ने सॉल्व किए। आशा है कि समझ में आई होगी। ठीक ना। उसी चैप्टर में एक पॉइंट और बचा हुआ है, प्रवृत्ति विश्लेषण। ठीक है ना, प्रवृत्ति विश्लेषण। ठीक है। प्रवृत्ति विश्लेषण मेनली बजट बनाने में प्रयोग किया जाता है और अधिकतर बजट का पूर्वानुमान लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में चाहे फाइनेंशियल ट्रेंड क्या चल रहा है, उसी के आधार पर हम प्रवृत्ति विश्लेषण का ठीक ना व्याख्या करते हैं। चलो आओ देखते हैं। प्रवृत्ति विश्लेषण क्षैतिज विश्लेषण का ही एक पद्धति है। ठीक ना। जैसे हम लोग कॉमन साइज और कंपैरेटिव का विश्लेषण कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, उसी तरह प्रवृत्ति विश्लेषण एक क्षैतिज विश्लेषण का ही पद्धति है। यह विश्लेषण वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि फाइनेंशियली किसी चीज़ का एक्सप्लेन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन बशर्ते नॉलेजफुल पर्सन हो। ठीक ना। एक उस विश्लेषण करने वाले एक व्यक्ति को पूर्वानुमान रहना चाहिए, पूर्वानुमान रहना चाहिए। ठीक ना। यानी कि यह वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह व्यावसायिक तथ्यों का प्रवृत्ति विश्लेषण बजट का पूर्वानुमान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक ना। अधिकतर इसको बजट में ही इसको बजट का पूर्वानुमान लगाने में ही इसका प्रयोग किया जाता है। इस विश्लेषण को निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पहला, प्रवृत्ति अनुपात या प्रतिशत के द्वारा। दूसरा, बिंदुरेखी या चार्ट पर अंकित के द्वारा, अंकित करके। ठीक ना, अंकित करके। ठीक है। आओ देखते हैं बेटा। ठीक है। प्रवृत्ति अनुपात, ये पहले को हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रवृत्ति अनुपात इसकी गणना करने के लिए एक से अधिक वर्षों की सूचना का साड़ियन आंकड़े पर लेते हैं। मतलब इसकी जब हम गणना करते हैं तो एक से अधिक वर्ष का सूचना आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, जो साड़ी में, जो टेबल में दी रहती है। कई साल के टेबल में जो आंकड़े दिए रहते हैं उनका हम एक डाटा इकट्ठा करते हैं। ठीक ना। विभिन्न वर्षों की विभिन्न मदों से किसी एक मद की रकम को आधार मानते हैं। किसी भी पिछले जो भी हमने आंकड़े पिछले वर्ष का लिए हैं उसमें कोई एक वर्ष का हम बेस मान लेंगे, आधार वर्ष मान लेंगे। हम लोगों ने पिछले फर्स्ट ईयर क्लास में स्टैटिक्स में पढ़ते हैं कि आधार मान के हम कोई सूचकांक निकालते थे। ठीक ना। तो किसी पिछले वर्ष का एक वर्ष का हम आधार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आधार। इस आधार पर अन्य वर्षों का अनुपात निकालते हैं। मतलब उसी आधार पे पिछले किसी एक वर्ष का ले लेंगे कि ये इसी के आधार पे हम आगे का एनालिसिस करेंगे, प्रवृत्ति विश्लेषण जो हमको बेस्ट लगे। ठीक ना। तो इसके आधार पे हम आगे वाले वर्षों का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक ना। यही अनुपात ही प्रवृत्ति अनुपात कहलाता है। यही अनुपात ही प्रवृत्ति अनुपात कहलाता है। ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है। प्रवृत्ति अनुपात बराबर चालू वर्ष का मूल्य, यानी कि इस साल का, जिस साल का हम लोग निकाल रहे हैं उस वर्ष का मूल्य बटे जो आधार वर्ष का मूल्य, जिसको हमने आधार वर्ष माना है, इंटू 100 बराबर प्रवृत्ति अनुपात।
बराबर प्रवृत्ति अनुपात। ट्रेंड रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ करेंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ बेस ईयर इंटू 100। ठीक है, ठीक है। फिर एक बार रिपीट मारते हैं इसका, ठीक ना। प्रवृत्ति विश्लेषण, ठीक ना, एक क्षैतिज विश्लेषण है, जैसे हम लोगों ने कंपैरेटिव और कॉमन साइज किया उसी तरह ये क्षैतिज विश्लेषण है। इसका वित्तीय विवरण बनाने में महत्वपूर्ण स्थान है। यह बजट का पूर्वानुमान लगाने के लिए मेनली ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बजट का, जब सरकार अपनी बजट बनाती है तो बजट बनाने के लिए इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। आगे क्लासों में ये बहुत विस्तार से दिया हुआ रहता है, ठीक ना। अभी इस क्लास में थोड़ा सा इसका एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक ना। तो इस दो प्रकार से इसको निकाला जाता है, प्रवृत्ति अनुपात या प्रतिशत, बिंदुरेखी या चार्ट पर आधारित अंकित करके, चार्ट पर अंकित करके, ठीक है ना। प्रवृत्ति अनुपात जब निकालते हैं तो किसी आंकड़े को, कई वर्षों की आंकड़े इकट्ठा करते हैं और एक वर्ष का बेस मान लेते हैं, एक वर्ष का बेस मान लेते हैं और उसी से जिस वर्ष का हमको ट्रेंड अनुपात निकालना है कैलकुलेट करते जाते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? प्रवृत्ति अनुपात बराबर चालू वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100। ट्रेंड रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ करेंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ बेस ईयर इंटू 100। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रवृत्ति विश्लेषण में सावधानी, क्या क्या इसमें सावधानियां हम बरतेंगे? अकेले आंकड़ों का प्रवृत्ति अनुपात अपने आप में कोई महत्व नहीं रखता, यानी कि अनुपात अकेला नहीं, एक आंकड़ा नहीं होना चाहिए, कई आंकड़े का प्रवृत्ति अनुपात निकाला जाता है, यानी कि अकेला अनुपात कोई मतलब नहीं रखेगा। इसी अन्य आंकड़ों को अनुपात से तुलना करना जरूरी होता है और जो भी हम पिछला मतलब आंकड़ा लिए रहते हैं उन आपस में उनको तुलना करके अनुपात निकालते हैं और उस अनुपातों का तुलना करते हैं, दोनों का कंपेयर करते हैं। ठीक है ना। चलो, मौलिक समांकों को ध्यान में न रखते हुए केवल प्रवृत्ति प्रतिशत अनुपातों के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष असंगत होता है। मतलब मौलिकता को ध्यान में रखा जाता है, ठीक ना, तब वो संगत माना जाता है। अगर नहीं रखा गया तो किसी आधार वर्ष पे निकालेंगे तो असंगत और तर्कहीन माना जाएगा कि कोई उसका मतलब नहीं है। ठीक है। यदि खातों को निकालने के संबंध में प्रयुक्त सिद्धांत एवं नीति को सतत एवं एक रूप में प्रयोग न किया जाए, यानी कि खातों के रूल रेगुलेशन नियम का प्रयोग अगर न किया जाए तो यह कोई तुलना करने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि पीछे ही हमारी सारी गलती है, हमारे अकाउंट में ही सारी गलतियां हो जाती हैं। ठीक ना। तो प्रवृत्ति अनुपात तुलना और अवैज्ञानिक असंगत हो सकता है। ठीक है। मूल्य स्तर में परिवर्तन के कारण ही समांक की तुलनीयता संदिग्ध हो जाती है। ठीक ना। अगर मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन होता है तब इसकी तुलनीयता संदिग्ध मानी जाती है। ठीक ना। ठीक है। कभी कभी आधार वर्ष का चुनाव प्रतिनिधि वर्ष नहीं हो सकता, मतलब अमूमन होता है लेकिन कभी कभी कोई प्रतिनिधि वर्ष इसको नहीं मानते हैं कि यही सारे वर्ष का प्रतिनिधित्व करेगा। नहीं, वो तो हमने आधार माना है। ठीक ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्रतिनिधि वर्ष हो, मतलब यही एकदम बिल्कुल हो, हम बदल भी सकते हैं। ठीक है। इस वर्ष के आधार पर निकाले गए प्रवृत्ति अनुपात भी प्रतिनिधि आंकड़े नहीं कहे जाते हैं, इसीलिए निकाले गए आंकड़े को प्रतिनिधि आंकड़े नहीं किए जाते हैं। जो हम आधार वर्ष को चेंज करेंगे आंकड़े में थोड़ा परिवर्तन आएगा, फ्लैक्चुएशन आएगा। आशा है कि बेटा वीडियो समझ में आई होगी तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।